अवैध तमंचे के साथ दो युवकों का वीडियो वायरल। बुलंदशहर से बड़ी खबर है ये। वीडियो में हाथ में तमंचा थामे दिख रहा है युवक। हाईवे पर सरेआम तमंचे की नुमाइश करते दिख रहे हैं युवक। वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर के अनूप शहर रोड जिरौली का मामला है ये। अवैध तमंचे के साथ दो युवकों का वीडियो वायरल हुआ है। खबर बुलंदशहर से है ये। 9 जिलों के आबकारी अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण। खबर लखनऊ से है। राजस्व लक्ष्य प्राप्त नहीं करने पर मांगा गया स्पष्टीकरण। जिला आबकारी अधिकारियों से भी मांगा स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के साथ विभागीय कार्रवाई करने के दिए निर्देश। गंगा संस्थान में आयोजित समीक्षा बैठक में कही बात। अवैध शराब के खिलाफ प्रवर्तन में लापरवाही पर गिरेगी गाज। किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए जहरीली शराब की बिक्री। अवैध मदिरा के उत्पादन पर इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ मौजूद हैं। सागर, 9 जिलों में आबकारी अधिकारियों से मांगा गया स्पष्टीकरण, इसको लेकर आपके पास अभी क्या जानकारी है? देखिए मनीष जी, आपको बता दूं कि लगातार यूपी में अवैध शराबों की शिकायतें लगातार आती रहती है। तो 9 जिलों के जो जिला आबकारी अधिकारी हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, क्योंकि राजस्व का कहीं ना कहीं लक्ष्य प्राप्त करने की मांग के लिए स्पष्टीकरण रखा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आबकारी विभाग बहुत ही मजबूत तरीके से राजस्व प्रदान करता है उत्तर प्रदेश को, और 5 मंडल के उप आबकारी आयुक्त से भी जवाब तलब किया गया। जिला आबकारी अधिकारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है और स्पष्टीकरण के साथ विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। और गन्ना संस्थान में आयोजित समीक्षा बैठक में ये बात कही गई थी। तो कुल मिलाकर अवैध शराब के खिलाफ प्रवर्तन में लापरवाही पर जो गाज गिरेगी अधिकारियों पे या तमाम जो कर्मचारी है उन पर भी संभव है किसी भी स्थिति में जहरीली शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए, ये भी आदेश दिए गए। और साथ साथ अवैध मदिरा के उत्पादन पर भी पूरी तरह से अंकुश लगाए जाएंगे। जी सागर, बराबर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है अवैध शराब और जहरीली शराब को लेकर पाबंदी लगाई गई है, इस पे कार्रवाई की जा रही है। आए दिन शराब बनती हुई पकड़ी भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी ये अवैध शराब और नशीली जहरीली शराब की बिक्री पर अभी भी बंदिशें नहीं लगाई जा पाई हैं। अभी भी उसकी बिक्री बराबर हो रही है। इसको लेकर क्या कार्रवाई की जा सकती है और अभी तक इस पे क्या निर्णय लिया गया इसको लेकर? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि आबकारी अधिनियम के तहत जो मादक तस्करी के जो पदार्थ है उन पे सजा भी काफी है और इसके कानून भी काफी सख्त हैं। उसके बावजूद भी जो शराब माफिया हैं और जो अवैध तरीके से शराब की जो भट्टियां लगाए रहते हैं, चाहे यूपी के किसी भी जगह, राजधानी की बात करूं, यहाँ भी आए दिन तमाम जो गाँव के इलाके, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर भी पुलिस और आबकारी विभाग द्वारा छापेमारी की जाती है। कई 100 टन लीटर भी जो है अवैध जो मादक पदार्थ उनको निस्तो नाबूद बर्बाद किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अवैध शराबों की जो बिक्री है वो बंद नहीं हुई यूपी में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं राजस्व को बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हिस्सा जो है राजस्व का वो आबकारी विभाग से ही आता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने इस वजह से निर्देश दिए हैं कि जो अवैध तरीके जो शराब माफिया है उनको पूरी तरह से हटाया जाए, बैक किया जाए, उनके ऊपर पूरी कठोर कार्रवाई की जाए। और देखने वाली बात यह है कि आदेश के बाद क्या कुछ आबकारी विभाग एक्शन में आता है और क्या कुछ फैसले लेता है कि जिससे जो आबकारी जो शराब माफिया हैं उनके मन में या फिर उनके खिलाफ जो भी एक्शन लिया जाएगा वो उन्हें वहां से उस चीज का डर होना चाहिए कि कानून उनके पीछे है और आबकारी विभाग भी लगातार उन्हें वॉच कर रहा है। तो देखने वाली बात ये होगी कि अब आबकारी विभाग किस तरह से इस चुनौती को पूरा करता है और किस तरह से शराब माफियों पर रोक लगाता है और शराब जो अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है उस पर रोक लगाता है। जी सागर, अगर आबकारी विभाग के अधिकारियों की नाक के नीचे जहरीली और अवैध शराब बराबर बिक रही है तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार आबकारी अधिकारियों की तरफ से भी सम्मिलित है, क्या आप इसे मानते हैं? जी देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अवैध शराब की बात करूं तो जो अवैध शराब की जो बिक्री होती है और या उन्हें बनाया जाता है तो इसमें कहीं ना कहीं एक स्थानीय जो थाने की पुलिस होती है उसका भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोल होता है। क्योंकि देखिए चौकी से लेकर थाने तक में हर किसी कहीं ना कहीं भनक रहती है कि अवैध शराब यहाँ पे बनाई जाती है। उसके बावजूद भी लगातार जो माफिया है वो पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। उन्हें ये भी बता दिया जाता है कि ये सब अवैध है, उसके बावजूद भी
लगातार ये देखा जा सकता है यूपी के तमाम जो जिले हैं, तमाम जो जिले हैं उसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लगातार हमने भी कई बार खबरें चलाई हैं प्रमुखता से। उसके बाद भी ये शराब माफिया जो है हमेशा से एक्टिव रहे हैं और देखना ये भी दिलचस्प होगा कि जो इसके बाद भी जो निर्देश जारी किए गए हैं, जो आदेश जारी किए गए हैं, उस पर आबकारी विभाग क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्योंकि 9 जिलों के आबकारी अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। साथ ही जो 5 मंडल के उप जिला आबकारी आयुक्त हैं उनसे भी साफ साफ ये है पूरी तरह से जवाब मांगा गया है कि स्पष्टीकरण मांगा गया है कि किन वजहों से जो है अवैध शराब की बिक्री रुक नहीं रही है और किन कारणों से अवैध शराब लगातार बिक रही है, क्योंकि इससे कई मौतें भी हुई हैं। अभी हाल ही में कुछ जिलों में अवैध शराब के सेवन करने से कई लोगों की मौतें हुई। तो कहीं ना कहीं देखने वाला ये भी बात होगी कि अब क्या कुछ कार्रवाई करता है आबकारी विभाग, क्या कुछ सरकार निर्देश और भी जारी करती है, क्या कुछ अलग से लाया जाता है, कानून में क्या कुछ प्रावधान किए जाते हैं जिससे कि शराब माफियों में एक डर का माहौल बना रहे। सागर, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर संघ ने उठाई है मांग। ये खबर लखनऊ से आ रही है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव को लिखा है पत्र। किराए बढ़ाने को लेकर लिखा गया पत्र। महंगाई और सीएनजी के दामों में इजाफा होना बताई मुख्य वजह। 2 किलोमीटर के 25 रुपए तक बढ़ाने की रखी गई है मांग। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर है। सागर, लखनऊ ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर संघ ने मांग उठाई है कि 25 रुपए तक की बढ़ोतरी 1 किलोमीटर पे करी जाए। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास और परिवहन विभाग की तरफ से अभी तक इस पे क्या कोई बयान आया है? देखिए मनीष, आपको बता दूं कि जो लखनऊ का ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर संघ है उन्होंने परिवहन विभाग को जो है पत्र लिखा है, प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है और प्रस्ताव भेजा है। इसमें बताया गया है कि महंगाई बढ़ने की वजह से किराया भी बढ़ाना जरूरी है और इसमें ईंधन भी महंगाई में शामिल है, क्योंकि दलील ये दी जा रही है कि सीएनजी की कीमत साल 2014 में 49 रुपए प्रति किलोग्राम थी, लेकिन अब जनवरी 2023 में इसकी कीमत 98 रुपए कुछ पैसे तक पहुंच गई है। और साफ साफ ये भी है, संघ की तरफ से पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपए किराए की मांग की गई है। इसमें 1 किलोमीटर के लिए 12 रुपए देने की मांग है। संगठन के अध्यक्ष प्रभात कुमार दीक्षित पंकज ने बताया कि भुवनेश्वर, कोलकाता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, सूरत, जयपुर और दिल्ली समेत कई शहरों का किराया भी बढ़ाया गया। ऐसे में लखनऊ जैसे शहर में भी किराया बढ़ाने की मांग पेश की गई, क्योंकि मौजूदा समय में 1 किलोमीटर के 6 रुपए 39 पैसे लग रहे थे। इसके बाद से हर 500 मीटर की दूरी पर 3 रुपए लग रहे थे, लेकिन उनकी मांग है कि कम से कम पहले 2 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया तय करना होगा। उनका कहना है कि सीएनजी से चलने वाले ऑटो रिक्शा प्रतिदिन 100 किलोमीटर चलते हैं और जिनकी सीएनजी खपत प्रतिदिन औसत 30 किलोमीटर प्रति होती है। तो देखने वाली बात यह कि आम आदमी के जेब पे काफी भार पड़ सकता है, क्योंकि ऑटो में लगभग तमाम जो राजधानी की जो जनता है, लगभग 70% लोग जो है ऑटो में सवार होते हैं और 70% लोग अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पे बहुत बड़ा भार हो सकता है। जी सागर, साढ़ में सीएनजी के जो दाम है वो अचानक काफी बढ़े हैं और पेट्रोल के 1-2 रुपए शायद ऊपर ही जा चुके हैं। फिलहाल अगर बात की जाए 2 किलोमीटर में 25 रुपए बढ़ाने की बात जो संघ कर रहा है, अगर ये बढ़ा दिया जाता तो आम जनता पे इसका कितना नुकसान होने वाला, आम जनता को कितना इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 किलोमीटर 25 रुपए बहुत ज्यादा होता है। एक आम जनता, एक आम इंसान अगर यात्रा करेगा तो उसको पर कितना बर्डन पड़ने वाला है इसको लेकर, अगर ये मांग मान ली जाती है तो। देखिए मनीष, आपको बता दूं कि महंगाई की जो मार है उससे हर कोई वाकिफ है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे तमाम जो लोग हैं, चाहे यूपी की जनता हो, चाहे तमाम प्रांतों की जनता हो, हर कोई महंगाई की मार से जूझ रहा है। और देखना यह भी होगा कि जो लखनऊ में ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर संघ द्वारा जो मांग रखी गई है परिवहन विभाग से, वो किस तरह से मांग उनकी वाजिब है। हालांकि मैं जहां तक मानता हूं कि महंगाई की अगर बात करी जाए तो महंगाई के हिसाब से पूरी तरह से मांग इनकी वाजिब भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर हम आम आदमी की बात करें तो आम आदमी के जेब पर काफी भार पड़ सकता है, क्योंकि मैं आपको बताया कि जैसे कि 70% लोग जो ऑटो रिक्शा से ही सवार होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, अपने घर तक पहुंचते हैं, अपने कार को लेकर पहुंचते हैं, तो उन पर भी काफी भार होने वाला है। क्योंकि एक तरफ किराया जो है बढ़ने के साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है, तो जो आम आदमी है उस पर महंगाई का बोझ तो शुरुआत से पड़ता आ रहा है। क्योंकि 2014 में आपको बता दूं कि 49 रुपए था सीएनजी एक किलो, लेकिन अब जनवरी 2023 की बात करूं तो अब ये इसकी कीमत 98 रुपए होगी। तकरीबन इन 7-8 सालों में 50 से 52 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। तो देखना ये भी बात होगी कि सरकार और जो परिवहन विभाग है किस तरह से बीच का रास्ता निकालता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑटो रिक्शा है उसमें भी
ऑटो रिक्शा जो थ्री व्हीलर संघ है उसकी भी तादाद काफी ज्यादा है। वहां पे जो ऑटो रिक्शा है लखनऊ में काफी भारी तादाद में हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। तो देखना ये भी होगा कि सरकार और परिवहन विभाग किस तरह से बीच का रास्ता निकालता है, जिससे कि आम आदमी की जेब पर बोझ भी ना पड़े और जो ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर संघ है उनका भी कार्य एकदम कुशलता से हो सके। जी फिलहाल सागर, अगर ये मांग मान ली जाती है तो आम आदमी की कमर जाहिर सी बात है इस मांग से टूटने वाली है। फिलहाल इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह की सराहनीय पहल सामने आई है। खबर लखनऊ से आई है। विधायक ने दिव्यांग जनों के लिए उठाए सराहनीय कदम। 1000 दिव्यांग जनों के वितरण करेंगे उपकरण। 50 लाख की लागत से खरीदे गए हैं उपकरण। सरोजनी नगर के 10,000 दिव्यांग होंगे लाभान्वित। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक राजेश्वर सिंह। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ मौजूद है। विभांशु, सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह का सराहनीय पहल सामने आया जिसमें वो दिव्यांग जनों के लिए उठाए जो सराहनीय कदम है उस पर ये व्हीलर हैं, थ्री व्हीलर, उनके एक बड़ी संख्या में लाभार्थियों को देने वाले, जिसमें 1000 दिव्यांग जनों के लिए ये वितरण किए जाएंगे उपकरण। इसको लेकर ताजा जानकारी आपके पास क्या हो, कितनी अच्छी पहल मानते हैं आप इसको? जी मनीष जी, आपको बता दें कि सरोजनी नगर के लोकप्रिय विधायक राजेश्वर सिंह की तरफ से आज एक सराहनीय पहल देखने को मिली है। आपको बता दें कि आज एक कार्यक्रम का आयोजन वो अपने विधानसभा क्षेत्र में कर रहे थे, जिसमें लगभग 10,000 दिव्यांगजनों को चिन्हित करके और जो भी विकलांग है उसे ट्राईसाइकिल, बैसाखी और जिन्हें सुनने में असमर्थ है उन्हें कान से सुनने वाली मशीन समेत तमाम उपकरणों को आज 10,000 दिव्यांगों को वो वितरण कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो अगर टोटल जो उपकरण बांट रहे हैं उसकी कीमत लगभग मानी जा रही है कि 50 लाख रुपए है। और कहीं ना कहीं देखें तो आमतौर पर सरकार पे आश्रित होने वाले दिव्यांगजनों के लिए, सरकार के लिए एक अन्य नेताओं के लिए एक अच्छी सबक है। साथ ही साथ सरकार के खर्चे कम हो, इसमें भी एक बड़ी पहल उनके तरफ से शुरू की गई है। आपको बताएं कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो राजेश्वर सिंह को मंत्रिमंडल का हिस्सा माना जा रहा था, मगर कहीं ना कहीं देखे तो राजेश्वर सिंह को विधायक ही बन के रहना पड़ा। मगर उनका कद कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अगर बात की जाए तो पूर्व में वो ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर थे, उन्होंने ताबड़तोड़ वहां काम किया और कई कार्रवाइयां कराई। और भारतीय जनता पार्टी में जब वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं तो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। और आज उनकी तरफ से लगभग 10,000 दिव्यांगजनों को एक राहत सामग्री देने से कहीं ना कहीं क्षेत्र में और प्रदेश में एक मिसाल पेश करती है। जी जाहिर सी बात है, एक मिसाल पेश होगी इस पे। विधांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। खबर लखनऊ से है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार पर लगाया है जुर्माना। राज्य सरकार ने नहीं दाखिल किया कोई भी काउंटर एफिडेविट। मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर दिया है आदेश। 21 फरवरी को होगी मामले की अगली सुनवाई। अगली सुनवाई तक दाखिल करना होगा जवाब। मुख्य सचिव को राजस्व न्यायालय में होना होगा हाजिर। हमारे साथ विभांशु है। विभांशु, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार पर यह जुर्माना लगाया। इसको लेकर अभी ताजा जानकारी आपके पास क्या है? जी मनीष जी, आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 7 साल से लंबित एक जनहित में याचिका का जवाब न देने पर उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर 25,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। आपको बताएं कि न्यायालय ने हर्जाना की धनराशि जवाब न दाखिल करने पर जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही साथ इसका अधिकारियों से वसूलने की छूट भी सरकार को दी है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर जो 25,000 का जुर्माना है उसे जिम्मेदारान जो संबंधित अधिकारी होंगे उनके जेब से जाएगी। आपको बता दें कि ये धनराशि
कि जो मध्यस्थता केंद्र में जमा की जाएगी और इसके लिए ये आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल व न्यायमूर्ति ब्रिजेश सिंह की खंडपीठ ने गुरु प्रसाद की जनहित याचिका पर पारित किया है। आपको बताएं कि याचिका 2015 में दी गई थी, मगर सरकार की तरफ से इस याचिका की जो जवाब नहीं देने पर अब कोर्ट ने ये रुख अपनाया है कि सरकार पर 25,000 का जुर्माना दिया है और संबंधित अधिकारी के जेब से ये जुर्माना जमा होगा। जी हिमांशु, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।